तो आज की जो हमारी चर्चा है वो हमें ले जाती है तागा पहाड़ों में। हाँ, पहाड़ों में बसे एक पुराने लकड़ी के होम स्टे में, एक ऐसी जगह जहाँ की हवा में पहले तो चीड़ और धूप की महक होती थी, और अब वहां सिर्फ जले हुए टायरों और मोबिल की गंध है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे नील चेयर नाम की एक कहानी के कुछ हिस्से हैं। कहानी है ऑर्को नाम के एक चित्रकार की, जो शहर के शोर से दूर शांति की तलाश में इस वीरान जगह पर आता है और फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि इन स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर पैदा कैसे होता है और एक जगह का अतीत कैसे किसी की हकीकत बन सकता है। सही कहा। और देखिए, इस कहानी के केंद्र में 3 बहुत ही अजीब चीजें हैं जिन पर हमारी पूरी पड़ताल टिकी होगी। हाँ, वो 3 चीजें। एक तो है कमरे के कोने में रखी वो फीकी पड़ चुकी नीली कुर्सी। दूसरी है दीवार पर बनी एक रहस्यमयी ज्यामितीय तस्वीर जो देखने वाले को अपनी ओर खींचती है। और तीसरी, वो पुरानी डायरी। हाँ, बिस्तर के नीचे से मिली एक पुरानी चमड़े की डायरी जो इस जगह के सारे राज खोल देती है। तो आज इन्हीं स्रोतों के आधार पर हम ऑर्को की कहानी की परतों को खोलेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कला, इतिहास और काला जादू मिलकर कैसे एक जानलेवा जाल बुनते हैं। चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले उस होमस्टे के माहौल की ही बात करते हैं। कोई भी डरावनी कहानी, उसकी जो ताकत होती है वो तो उसकी जगह से ही आती है ना? बिल्कुल। और स्रोत इस जगह को बहुत ही भयानक दिखाते हैं। वो कैसे? ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत यहाँ सिर्फ ये नहीं बताते कि कमरा अंधेरा और नम है, नहीं, वो माहौल को एक किरदार की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक किरदार की तरह? हाँ, जैसे वो बताते हैं कि लकड़ी की दीवारों पर नमी की वजह से नमक की सफेद परतें जम गई हैं। ऐसा लगता है मानो दीवारें सड़ रही हों। और दरवाजे को छूने पर एक अजीब सी जानलेवा ठंडक महसूस होती है। बिल्कुल। ये सिर्फ ठंड नहीं है, ये किसी बुरी मौजूदगी का एहसास है। और वो खिड़कियों का जिक्र भी तो है। दिन में भी सूरज की रोशनी अंदर नहीं आती, क्योंकि शीशे धूल और मकड़ी के जालों से पूरी तरह धुंधले हो चुके हैं। स्रोत में एक लाइन है कि उस धुंधले शीशे से बाहर का जंगल और भी भयानक लगता है। मतलब ये जगह आपको बाहर की दुनिया से बिल्कुल काट देती है। सही कहा। और फिर आवाजें, फर्श पर चलने से जो चरमराने की आवाज आती है, उसके लिए स्रोत लिखते हैं जैसे लकड़ी दर्द से कराह रही हो। यहाँ हर चीज जिंदा है और तकलीफ में है। ये सिर्फ एक पुराना कमरा नहीं, बल्कि एक कैद खाना है जो अपनी कहानी सुना रहा है। और इसी माहौल के बीच में 2 चीजें हैं जो कहानी को आगे बढ़ाती हैं। वो नीली कुर्सी और दीवार पर बनी तस्वीर। पहले उस कुर्सी की बात करते हैं। ये सिर्फ एक फर्नीचर का टुकड़ा तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि उस पर अक्सर पहाड़ों का कुहासा आकर जम जाता है। कुहासा? कमरे के अंदर? हाँ, खिड़की के सुराखों से अंदर घुसकर कुर्सी को ऐसे जकड़ लेता है जैसे कोई साया उसे पहरा कर रहा हो। उसका नीला रंग फीका पड़ चुका है, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक गहरा रहस्य है। वो सिर्फ एक कुर्सी नहीं, बल्कि किसी का इंतजार करती हुई एक गद्दी है। बिल्कुल। और फिर आती है वो ज्यामितीय तस्वीर। त्रिभुज और चतुर्भुज से बनी एक कलाकृति। एक कलाकार जैसे ऑर्को के लिए तो ये बहुत दिलचस्प चीज होनी चाहिए थी। होनी तो चाहिए थी, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये कुछ और ही है। ये तस्वीर सिर्फ एक पेंटिंग क्यों नहीं? स्रोत इसे इतना खास क्यों बताते हैं? क्योंकि ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल है। स्रोत के अनुसार उस तस्वीर को देखने पर रेखाएं हिलती हुई महसूस होती हैं। और तस्वीर के बीच का बिंदु किसी भूखी आंख की तरह घुरता हुआ लगता है। ये साइकोलॉजिकल हॉरर का एक बेहतरीन उदाहरण है। डर किसी बाहरी राक्षस से नहीं आ रहा। डर आपके अपने दिमाग के नियंत्रण खोने से आ रहा है। हाँ, ये तस्वीर आपके दिमागी संतुलन को ही बिगाड़ देती है। तो एक कलाकार के लिए तो ये सोने की खान जैसा होगा या फिर एक जाल? और कोई इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है? शुरुआत में तो वो उसकी बनावट और गहरे लाल काले रंगों से आकर्षित होता है। उसे लगता है कि इन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के बीच कोई चेहरा उभर रहा है, लेकिन जल्दी ये आकर्षण एक जुनून में बदल जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि तस्वीर की आंखें उसका पीछा कर रही हैं। और इसका असर उसकी अपनी कला पर भी पड़ता है। क्या असर होता है? उसकी अपनी रचनात्मकता खत्म हो जाती है। स्रोत कहते हैं कि वो बस उसी तस्वीर की नकल बनाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसके ब्रश से सिर्फ वही रंग और वही भयानक आकृतियां निकलती हैं। हाँ, वो तस्वीर उसके दिमाग पर हावी हो जाती है, एक नशे की तरह। वो कलाकार से एक नकलची बन जाता है। और जब ऑर्को इस जाल में फंसी रहा था, तभी उसे वो चीज मिलती है जो सब कुछ बदल देती है। वो डायरी। हाँ, बिल्कुल। यहीं से कहानी एक आम हॉरर स्टोरी से निकलकर एक ऐतिहासिक बदले की कहानी बन जाती है। वो डायरी इस कमरे के, इस पहाड़ के और उस तस्वीर के राज खोलती है। उस डायरी में ऐसे क्या लिखा था? स्रोत बताते हैं कि ये एक ब्रिटिश साहब की डायरी थी। अच्छा।
उसमें लिखा था कि कैसे जंगल में गश्त के दौरान उनके सैनिक रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। और उनकी लाशें पेड़ों से लटकी मिलती थीं। हाँ, और साहब इसका दोष जंगल की किसी प्राचीन दुष्ट आत्मा पर डालता है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब वो अपनी पत्नी के बारे में लिखता है। उसकी पत्नी? उसकी पत्नी काला जादू जानती थी। उसका मानना था कि जंगल की आत्मा प्यासी है और उसे शांत करने के लिए एक बलि की जरूरत है। और बलि किसकी दी गई? एक बूढ़े टांगिया मजदूर की। ओह। साहब की पत्नी ने उस मजदूर की बलि देकर उसकी आत्मा को इसी घर और पहाड़ में कैद कर लिया था। ये सिर्फ एक बलि नहीं है, स्रोत इसे एक तरह के औपनिवेशिक अपराध की तरह दिखाते हैं। मतलब एक ताकतवर ने एक कमजोर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बांध दिया। यही तो ये श्राप किसी भूत प्रेत का नहीं, बल्कि इतिहास के एक अन्याय से पैदा हुआ है। और डायरी में उस नीली कुर्सी और तस्वीर का कोई जिक्र है? हाँ है। डायरी में लिखा था कि बलि के बाद साहब की पत्नी पूरी तरह बदल गई थी। कैसे? वो घंटों उस नीली कुर्सी पर बैठकर कुछ बुदबुदाती रहती थी। और साहब ने ये भी लिखा कि उसने अपनी पत्नी को दीवार पर एक स्केच बनाते देखा था, जो बिल्कुल उसी ज्यामितीय तस्वीर जैसा था। हाँ, इसका मतलब है कि वो तस्वीर उस महिला की शक्ति का स्रोत थी, या शायद उस कैद की हुई आत्मा का दरवाजा। ठीक यही। ये सब जानने के बाद तो किसी के भी होश उड़ जाएंगे। यहाँ एक सवाल उठता है, डायरी पढ़ने के बाद भी ओरको वहां से भागा क्यों नहीं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के अनुसार उसका तर्कवादी मन इसे मानने को तैयार नहीं था। वो सोचता है कि ये सब मनगढ़ंत बातें। हाँ, लेकिन मुझे लगता है इसमें एक और परत है, एक कलाकार की जिद और जुनून। वो उस तस्वीर के रहस्य को सुलझाना चाहता था। और यही जुनून उसके डर पर हावी हो गया। वो इसे एक पहेली की तरह देख रहा था। तो वो सबूत ढूंढने की कोशिश करता है और उसे कुछ मिलता भी है ना, फर्श के नीचे से। हाँ, उसे यकीन था कि इसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण होगा। उसे फर्श के एक ढीले तख्ते के नीचे से कुछ पुराने ब्रश और रंगों की सूखी हुई ट्यूब मिलती हैं। शायद 10 साल पहले गायब हुए कलाकार की। शायद। और साथ में एक छोटी सी चिट्ठी भी, जिस पर कांपते हाथों से लिखा था, तस्वीर को पूरा होने के लिए खून चाहिए। अब उसके पास डायरी की कहानी भी है और ये चिट्ठी भी। यहां से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ती हैं। इसके बाद की अलौकिक घटनाओं को स्रोत कैसे बयां करते हैं? अब डर सिर्फ एहसास नहीं रहता, वो हकीकत बन जाता है। मतलब? तस्वीर का रंग बदलने लगता है। काले रंग की रेखाएं सांपों की तरह रेंगती हुई दिखती हैं। उसे तस्वीर से फुसफुसाने की आवाजें आती हैं, जैसे उस बलि दिए गए मजदूर की आखिरी चीखें हों। और उसे कुछ परछाइयां भी दिखाई देने लगती हैं। सैनिकों जैसी। हाँ, रात में कुहासे में सैनिकों जैसी परछाइयां जो कतार में खड़ी हैं, शायद वही ब्रिटिश सैनिक। और फिर एक रात सबसे भयानक घटना होती है। क्या? तस्वीर एक आईने में बदल जाती है। और उस आईने में उसे अपना चेहरा नहीं दिखता? नहीं, उसे 10 साल पहले गायब हुआ कलाकार दिखाई देता है। उसका शरीर सूख चुका है और आंखें अंदर धंस गई हैं। और वो हाथ बढ़ाकर औरकों को अंदर बुला रहा है। ये बहुत डरावना है। इसका मतलब है कि तस्वीर एक कैदखाना है और पिछला कलाकार अब भी उसमें फंसा हुआ है। बिल्कुल। और फिर वो रात आती है जब सब कुछ हकीकत बन जाता है और कहानी अपने अंत तक पहुंचती है। स्रोत उस आखिरी रात को कैसे दिखाते हैं? उस रात औरको देखता है कि तस्वीर में बनी नीली कुर्सी खाली हो गई है। उसके अंदर जो इंसान कैद था वो गायब है। कैनवस पर बस एक खालीपन है। और जैसे ही वो ये देखता है, कमरे के कोने में रखी असली नीली कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। हाँ, और उस पर कुहासे से एक आकार बनता है। वही बूढ़ा टांगिया मजदूर जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है। यहाँ बलि का चक्र पूरा हो रहा है। मजदूर की आत्मा, जो सदियों से उस तस्वीर में कैद थी, अब अपनी मुक्ति के लिए एक नया शरीर चाहती है। और वो ओरको से बात करती है। हाँ, फुसफुसाकर कहती है, साहब ने मुझे मारकर जंगल का रक्षक बनाया था। अब मेरी मुक्ति के लिए तुम्हारा खून चाहिए। ये तो एक सदी पुराने अन्याय का बदला है। औरको भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर एक अदृश्य शक्ति द्वारा जकड़ लिया जाता है। और फिर जो होता है वो शायद कहानी का सबसे भयानक हिस्सा है। एक शारीरिक और आध्यात्मिक बदलाव। स्रोत बताते हैं कि वो महसूस करता है कि उसकी हड्डियां मड़मड़ा कर टूट रही हैं और एक एक करके नीली कुर्सी का आकार ले रही हैं। क्या मतलब? उसका शरीर कुर्सी बन रहा है? हाँ, उसकी पीठ सीधी होकर कुर्सी की पीठ बन रही है। उसके हाथ मुड़कर कुर्सी के हत्थे बन रहे हैं। उसका जिंदा शरीर एक निर्जीव वस्तु में बदल रहा है। ये मौत से भी बदतर है। उसकी चेतना एक निर्जीव वस्तु में कैद हो रही है। और दूसरी तरफ उस बूढ़े मजदूर की आत्मा औरकों का इंसानी रूप ले रही है। तो ये एक तरह का आउटस्टैंड है, एक एक्सचेंज। एक की आत्मा आजाद होती है तो दूसरे की कैद हो जाती है। बिल्कुल। जैसे जैसे औरकों का शरीर कुर्सी में बदलता है, मजदूर का शरीर इंसानी रूप लेता जाता है। उसकी झुर्रियां खत्म हो जाती हैं, बाल काले हो जाते हैं,
और वो हूबहू ओरको जैसा दिखने लगता है। सदियों पुराना कैदी अब आजाद है और उसकी जगह एक नए कैदी ने ले ली है। कला और काले जादू का ये चक्र पूरा हो गया है। और अगली सुबह जब होमस्टे का मालिक कमरा खोलता है तो उसे क्या मिलता है? कमरा खाली होता है, दरवाजा बाहर से बंद था, ओरको का सारा सामान वैसे ही पड़ा है, बस इंसान गायब है। हाँ। लेकिन दीवार पर लगी तस्वीर? मालिक जब तस्वीर को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तस्वीर अब पहले से ज्यादा जीवंत है, रंगों में एक नई चमक है बहू बना हुआ है। और उसकी आंखों में गहरा खौफ है, जैसे वो फ्रेम से बाहर निकलने की भीख मांग रहा हो। तो इतिहास ने खुद को दोहराया है, एक और कलाकार उसी तस्वीर में कैद हो चुका है। मालिक इस पर क्या करता है? पुलिस को बताता है? नहीं, स्रोत बताते हैं कि वो समझ जाता है कि क्या हुआ है। वो एक लंबी ठंडी सांस लेता है और इस डायरी को वापस बिस्तर के नीचे छिपा देता है। उसे डर है कि उसे नष्ट करने से बुरी आत्मा और भी ज्यादा भड़क जाएगी, या शायद वो जानता है कि इस चक्र का चलते रहना ही इस जगह का नियम है। तो वो दरवाजे पर ताला लगाकर चला जाता है और ताकता का वो पुराना होमस्टे एक नए मेहमान के इंतजार में फिर से खामोश हो जाता है। और बाहर की दुनिया के लिए ओरको बस एक और गुमशुदा इंसान है। तो ये कहानी थी कला के जुनून, एक ऐतिहासिक अन्याय और कभी न खत्म होने वाले इंतकाम की। एक कलाकार जो शांति की तलाश में गया और खुद एक अनंत अशांति का हिस्सा बन गया। वो तस्वीर को समझना चाहता था, लेकिन तस्वीर ने उसे ही अपना हिस्सा बना लिया। ये दिखाता है कि कैसे अतीत के पाप और अन्याय की गूंज सदियों तक बनी रहती है और अपना बदला लेने के लिए नए शिकार ढूंढती है। वो नीली कुर्सी और तस्वीर सिर्फ चीजें नहीं थी, बल्कि श्राप के पहरेदार थे। और अंत में ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है ना? होमस्टे का मालिक जानता है कि उस कमरे में क्या होता है। उसे पता है कि 10 साल पहले भी एक कलाकार गायब हुआ था और अब ओरको भी। फिर भी वो उस डायरी को छिपाकर उस रहस्य को बनाए रखता है। तो सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ डर की वजह से चुप है, या वो भी अनजाने में इस चक्र का एक हिस्सा बन चुका है, जो ये सुनिश्चित कर रहा है कि जंगल की आत्मा को हमेशा अपनी बलि मिलती रहे।